नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। 7 दिनों की गिरावट के बाद आज चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, बाजार में हरियाली आई है और फिर से एक बार रौनक आई है। लेकिन बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर में ये जो रिकवरी है, ये मौका है या फिर धोखा है। क्या ये जो रिकवरी है, ये एक एग्ज़िट का मौका दे रही है या फिर यहाँ से दोबारा जो पोर्टफोलियो पूरी तरीके से लाल निशान में डूबा हुआ था, वो अब ब्रेक इवन पे आता हुआ दिखाई देगा। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो कि आप सबके जहन में घूम रहे होंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रिकवरी में अगली रुकावट क्या आ सकती है, आगे यहाँ से बाजार तक कहाँ तक जा सकता है, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखें तो वाकई में दिल खुश हो जाता है। बुल्स पूरी तरीके से आज हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 447 शेयरों में गिरावट है। 2185 शेयर ऐसे हैं निफ्टी पर जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। और आज का जो इंट्राडे हाई रहा है वो 23,780 का रहा है। 23,755 ये निफ्टी में मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है और 300 अंकों से ज़्यादा की मजबूती, 1.25% ऊपर निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए। आगे की रणनीति तय करने के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज की खास मेहमान आस्था जैन जी। आस्था जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आप आए, बाहर आई, आज के दिन आप आई हैं और शानदार रिकवरी बाजार में 300 से अंकों से ज़्यादा जो है वो निफ्टी जो है उछल के कामकाज कर रहा है। लेकिन मैम, इसे क्या एक एग्ज़िट का मौका माने, ये एक छलावा है या वाकई में बाजार बॉटम आउट हो चुका है? कैसे पढ़ पा रही हैं आप बाजार को इस समय? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, मार्केट्स में एक रिकवरी तो आई है और अभी जो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पहले मैं बात करती हूँ, मुझे लगता है ये रिकवरी थोड़ी-सी और गहरा सकती है और 23,800 तक जाने की कोशिश एक बार निफ्टी कर सकता है। लेकिन 23,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे भी यहाँ पे वर्क करता हुआ नज़र आएगा, तो वो हमें देखना होगा कि निफ्टी वो रेजिस्टेंस तोड़ पाता है कि नहीं। बट हाल-फिलहाल में मुझे लगता है एक बार 23,800 तक जाने का प्रयत्न इंट्राडे में निफ्टी कर सकता है। अगर 23,860 के ऊपर अगर इंट्राडे या फिर आज का क्लोजिंग दे देता है, 800 तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर 800 के ऊपर भी गया तो 850 के ऊपर का क्लोज दिया तो मेरे हिसाब से फिर ये जो हम मान रहे हैं कि इतनी बड़ी जो गिरावट आई थी उसका एक इनिशियल साइन ट्रेंड रिवर्सल का भी ये हो सकता है। तो जो मैं लेवल्स दे रही हूँ उन्हें क्लोजली वॉच करेंगे आज के दिन में। 800 इंट्राडे में 860 अगर क्लोजिंग तक दे देता है तो फिर ये दोनों ही महत्वपूर्ण लेवल है जो फिर ये दर्शाएंगे कि शायद थोड़े से ग्रीन शूट्स हमें निफ्टी में रिकवरी के तौर पे देखते हुए मिल रहे हैं। तो करना यही है कि लॉन्ग पोजीशंस को आज के दिन तो कंटिन्यू करें इंट्राडे में, लेकिन 800 के आसपास थोड़ा-सा मुनाफा ज़रूर वसूल करें। 800 नहीं तो भी 790 795 तक भी कर सकते हैं। तो वो एक राय रहेगी जिन्होंने इंट्राडे में अगर निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस ली है उनके लिए। मैम, एग्जैक्टली कहाँ पे आपको लगता है कि जो मतलब ये साइन मिलने लगेंगे कि बॉटम आउट हो चुका है बाजार? ये बहुत लोगों का सवाल हमारे पास लगातार आ रहा है कि और कितना पेन बाकी है। क्या यहाँ से अभी और पेन बाकी आपको लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, काफ़ी टूट गया है बाजार, तो अब वहाँ तक तो नहीं जाना चाहिए? या फिर आपको लग रहा है कि एक बार के लिए कुछ लोग 21,000 के लेवल भी बोल रहे हैं, कुछ लोग 22,000 के लेवल बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेजर सपोर्ट लेवल पे निफ्टी आज खड़ा हुआ है और हमने जो कल देखा था वो 23,350 का एक लो देखा था। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 23,300 तक एक बार निफ्टी गिरावट में एक दौर दिखा सकता है, तो 350 से ही इसने टर्न लिया है। तो जो हमारे लेवल्स हैं उसके आसपास से टर्न लिया है, लेकिन कभी भी कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा-सा पेशेंटली वेट एंड वॉच भी करना पड़ता है। एक ही दिन के मूवमेंट से हम सीधा ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि ये बॉटम आउट हो गया। इनिशियल साइंस जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन आएगी 860 के ऊपर, जो कि मैंने अभी भी बोला। एक 860 एक ऐसा लेवल है क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की, तो ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर इसके ऊपर 10 डेमा के ऊपर निफ्टी क्लोज दे देता है तो वो काफी ज्यादा एक पॉजिटिव साइन होता है निफ्टी की रिकवरी के लिए। इसीलिए मैं 860 के लेवल के लिए यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ कि उसके ऊपर का अगर क्लोज आ गया
तो बिल्कुल मानना चाहिए कि हाँ, थोड़ी बहुत रिकवरी अब निफ्टी दिखा सकता है और उसके बाद हो सकता है कि वो 24,000 तक की भी चाल पकड़े। लेकिन ये सब अभी बहुत इनिशियल लेवल है बोलने के लिए। इंट्राडे में पहले एक बार 800 का स्तर तो उठने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि निफ्टी इस तरह ऊपर में जाता है कि नहीं। लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट सपोर्ट से क्योंकि रिवर्ट हुआ है, तो इसीलिए हम थोड़ा-सा यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं निफ्टी को लेके, क्योंकि इम्पोर्टेंट सपोर्ट 23,300 के स्तर पे था। लो 23,350 का कल निफ्टी बना के एक बार पलटी खाया है। ठीक है मैम। बहुत बड़ी संख्या में मैम दर्शकों के सवाल जो है कार्यक्रम से पहले से ही आने शुरू हो गए। आपसे लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं और एक एक करके उन प्रश्नों के अब उत्तर जो है लेते हैं। आशीष कुमार जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। कह रहे हैं कि नमस्कार सर, मैं आपका डेली शो देखता हूं और कमेंट भी करता हूं, बट कोई रिप्लाई नहीं आता है। माफ़ी चाहेंगे आशीष जी कि आपका प्रश्न अब तक नहीं लिया गया, लेकिन आपने पूरा पोर्टफोलियो हमें भेज दिया है तो इतने सारे सवाल तो नहीं ले पाएंगे। और कुछ एक सवालों पे उत्तर ले लेते हैं। इन्होंने प्रश्न भेजा है आईओसी, कोल इंडिया, टाटा मोटर, गेल, आईआरएफसी, आयरकॉन। तो चलिए एक रेलवे से ले लेते हैं, आईआरएफसी पे बात कर लेते हैं और टाटा मोटर्स पे बात कर लेते हैं। तो रेल और सड़क दोनों यातायातों पे बात कर लेते हैं। मैम आईआरएफसी से शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं पूरा पीएसयू पैक में आज थोड़ी सी हरियाली देखने को मिल रही है। पूरा पीएसयू पैक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो हम देख रहे हैं कि सीपीएससी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। रेलवे की अगर बात करें तो क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? आज 5% ऊपर है आईआरएफसी का शेयर, 145 का लेवल देखने को मिल रहा है। इनका सवाल इरकॉन पे भी है। तो ओवरऑल अगर आप रेलवे पे अगर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि आरबीएनएल भी हम देख रहे हैं 3.5% ऊपर है। क्या व्यू रह रहा है मैम पीएसयू शेयरों पे, और खासतौर से अभी रेलवे पे ही बात करते हैं, आप क्या भविष्य देख रही हैं और क्या ये रिकवरी थोड़े दिन तक चलती हुई दिखाई देगी? क्या एग्जिट करने का मौका मिलेगा जो लोग हायर लेवल पे फंसे हैं? देखिए, लगता तो है। और ये सब काउंटर्स कैसे हैं ना विपुल जी, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई है। अब इतना निफ्टी चला है, थोड़ा-सा करेक्शन आना लाज़मी था, लेकिन वो करेक्शन भी आया है और आज तो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि वो करेक्शन वाक़ई में बॉटमिंग आउट हुआ है कि नहीं, उस पे तक हम चर्चा करना चालू कर दिए हैं। तो ये ज़रूर बात है कि अभी मैं पॉजिटिव ही हूँ लॉन्ग टर्म में। ये जो भी काउंटर्स इन्होंने बोले हैं, चाहे से गेल हो, आईओसी, आईआरएफसी, सब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में 9 महीने मानिए, 6 महीने, इतना तो समय दीजिए। तो वो एक ज़रूर आप ध्यान में रखिए कि समय सीमा कितनी है। दूसरी तरफ अब मैं आईआरएफसी की क्वेरी को यहाँ पे एड्रेस करती हूँ। तेज़ी में ये काउंटर लग रहा है। आज अगर ये एक बार 147 के ऊपर का क्लोज़ दे दिया, तो और भी बढ़िया तेज़ी आएगी। तो इसका ध्यान रखें। अभी तो चल रहा है 145, 1-2 रुपए ऊपर और क्लोज़ दे दिया, तो जो आप ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ से अभी ऊपर के लेवल पे एग्ज़िट करने का मौका देगा कि नहीं, तो बिल्कुल फिर ये एक थोड़ा-सा निर्णायक हो जाएगा कि ऊपर के लेवल और हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड करें सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लंबे समय के लिए तो बने ही रहना है। लेकिन ये जो उत्साह है कि भई यहीं से हमारे को ऊपर के लेवल पे एग्ज़िट होने का मिलेगा नहीं, उसकी कन्फर्मेशन 147 के ऊपर आएगी। तो जिन्होंने भी लिया हुआ है, वो बिल्कुल इस काउंटर पे बने रह सकते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लें, बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 132 का। थोड़ा-सा मैं बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर चाहें तो मान सकते हैं, क्योंकि 12-13 रुपए नीचे है, लेकिन ये सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि ब्रेक होगा। तो जिन्होंने भी लिया हुआ है, वो 131 या 132 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटली इसको होल्ड करें और बने रहें। ऊपर में हाई चांसेस हैं कि 155, 157 तक ये इनिशियली तेज़ी दिखा सकता है। तो ये मैंने आईआरएफसी के लिए बोला। दूसरा सवाल आपका कौन से काउंटर पे था विपुल जी? जी, इनका इरकॉन पे को लेकर के भी था। तो अगर आईआरएफसी के साथ साथ अगर इरकॉन और रेल आरबीएनएल भी हो जाता तो दूसरा सवाल तो इनका टाटा मोटर्स पे था, लेकिन थोड़ा सा अगर रेलवे पे अगर हम लोग और बात कर लेते तो रेलवे पैक हमारा कंप्लीट हो जाता एक दो शेयरों पे। बिल्कुल। बिल्कुल, इरकॉन की बात करें तो जितना अच्छा आईआरएफसी का चार्ट है, उतना अभी अ, अच्छा चार्ट इरकॉन का नहीं लग रहा। कोशिश ये भी कर रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये कल के जो क्लोज़ है उसके आस-पास ही खड़ा है, उसके ऊपर नहीं आया। तो अब दोनों काउंटर में पहला हम ये बात कर लेते हैं कौन-सा काउंटर अच्छा है? आईआरएफसी का काउंटर है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि इरकॉन में जिन्होंने लिया है वो क्या करें? वो भी अभी अपनी पोज़ीशन में बने रहें, क्योंकि इरकॉन ने भी एक बेहद इम्पोर्टेंट सपोर्ट पकड़ा है, जो कि 180 के आस-पास आता है। 183 का लो बना के ये भी वहाँ से पलटने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि इरकॉन भी आगे जाते हुए तेज़ी दिखाए। तो जिन्होंने लिया है वो बेहिचक 180 के स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशंस में बने रहें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये ऊपर में एक बार 210, 212 तक जाने का भी प्रयास कर सकता है। लेकिन दोनों के चार्ट्स में से आईआरएफसी अच्छा लगता है, इरकॉन और
अगर मैं आईआरएफसी के चार्ट्स को कंपेयर करूं। जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाटा मोटर्स पे भी अगर आप इनके प्रश्न का उत्तर दे दें, टाटा मोटर्स पे क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि बजाज ऑटो के बाद थोड़ा सा ऑटोपैक लगातार दबाव में जो है वो दिखा रहा था। आज हम देख रहे हैं ऑटोपैक ने फिर से जो है रफ्तार पकड़ी हुई है। टाटा मोटर्स में भी हम देखें तो 3% से ज़्यादा की तेज़ी इंट्राडे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ 796 का लेवल है। अब हमें नहीं पता कि इन्होंने किस लेवल पर लिया हुआ है। ऊपर के लेवल से काफ़ी तेज़ करेक्शन रहा मैम, अभी क्या करना चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें, तो ये काउंटर अभी मुझे लगता है कि कोशिश तो कर रहा है देखिए रिकवरी करने की, बहुत अच्छे चार्ट पोज़ीशन पे बने हुए हैं। अब आज जो भी हमारे पास सवाल आएँगे विपुल जी, मोस्टली देखिए सब में हमको रिकवरी वाले ही यहाँ पे चार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो एक यूनिफ़ॉर्मिटी ज़रूर जो भी मैं राय दे रही हूँ उसमें रहने वाली है कि हाँ, रिकवरी दिख रही है। तो एक उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स में बने ही रहना है और ऊपरी स्तरों पे निकलने का प्रयास करेंगे, अभी ना निकले, अगर निकलने का भी सोच रहे हैं तो अभी तो ना निकले। मेरे को लगता है 800 के ऊपर के लेवल दिखाएगा ये, तो तब वहां निकलने के भी मौके रहेंगे अगर किसी को निकलना ही है तो। बाकी मेरी सलाह तो लॉन्ग टर्म में बने रहने की है। अब बने रहना है लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे, और वो स्टॉप लॉस जो हाल फिलहाल में अभी हमें देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से 710 का आता है। तो 710 के स्टॉप लॉस के साथ बड़ा स्टॉप लॉस मैं देती हूँ टाटा मोटर्स में, लेकिन छोटे-मोटे तो ट्रिगर हो जाएँगे मार्केट की वॉलेटिलिटी में। तो 710 के स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशंस को कंटिन्यू रखें। एक बार 830 तक जाने के चांसेस काफ़ी ब्राइट लगते हैं इस काउंटर पे। लेकिन नई पोज़ीशन अभी ना लें, क्योंकि अभी हमें फिर से देखना है कि ये जो रिकवरी आई है, ये कितनी टिकाऊ है, कितनी सस्टेनेबल है। तो जल्दबाज़ी ना करें कोई नई पोज़ीशन लेने की इस काउंटर में। ठीक है मैम। तो आशीष कुमार जी, जो आपने 7-8 शेयर बताए थे उसमें से हमने 3 शेयरों पे अभी जो है फटाफट बात कर ली। उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे। इकबाल साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार इकबाल जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से कैस है सर? आप ठीक है सर? हम खैरियत से हैं, आपकी दुआएं हैं सर। बताइए क्या सवाल है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल चेन्नई पेट्रोलियम पे है। अच्छा। 780 के भाव पे मैंने लिया हुआ है, 780 के 50 शेयर। तो कब अभी तक क्या एवरेज करे या निकल जाए या वेट करे? कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर 3 महीने का नजरिया। 2-3 महीने पे या 200 रुपये की रिकवरी चेन्नई पेट्रो में आनी चाहिए आपके भाव तक आने के लिए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस समय जिस तरह की रिकवरी है कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पूछते हैं ज़रा मैम से सीधे कि वो क्या सलाह रहेगी उनकी। नतीजे आए थे और जितनी भी ये जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनमें जो है नतीजे अच्छे नहीं रहे। चेन्नई पेट्रो के भी नतीजे अच्छे नहीं रहे थे और इनका जो नुकसान है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। उसकी वजह से हमने देखा था बीच में गिरावट रही। आज काफ़ी शानदार रिकवरी है, 2.25% शेयर ऊपर कामकाज इस समय करता हुआ। मैम, एक महीने में 35% करेक्ट हुआ है चेन्नई पेट्रो, उसके बाद आज ये रिकवरी है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इनकी खरीद से 200 रुपये नीचे? देखिए, 35% करेक्ट होने का मेजर कारण ये था नतीजे अच्छे नहीं थे। और मैं नतीजों की बात करूँ तो बॉटम लाइन में अगर मैं अदर इनकम, एक्सेप्शनल आइटम इन सबको हटाती हूँ, तो आपको एक लॉस देखने को मिलेगा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, नतीजे अच्छे नहीं आते, स्पेशली बॉटम लाइन जब डामाडोल आती है तो मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं करता, और ऊपर से मार्केट में अभी थोड़ा मंदी का हमने एक झोंका भी देखा है। तो ये दोनों कारणों की वजह से वीक हुआ है। अब करना क्या है? मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, क्योंकि देखिए 200 रुपए में नीचे में मैं बोलती हूँ कि अब आप एग्जिट करिए सर, तो बहुत बड़े नुकसान के साथ आप एग्जिट होंगे, जो मैं नहीं चाह रही हूँ। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। बिल्कुल आपका कैपिटल इसमें थोड़े टाइम के लिए रुका रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पे हमारा लॉस थोड़ा कम होगा अगर हम ऊपरी स्तरों पे निकलेंगे। होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें पोजीशन में बने रहना है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 540 का। तो 540 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करना है। ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की, बहुत बड़ी कोशिश तो नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है अगर किसी भी वजह से ऊपर आता है तो हमें 600, 650 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे आप चाहें तो वापस से पोजीशन रिव्यू करा लीजिए, पर अभी आप होल्ड करिए जो मैंने स्टॉप लॉस दिया 540 का उसके साथ। ठीक है मैम। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई चेन्नई पेट्रो के ऊपर। चलते हैं अगले दर्शक के पास जिनका प्रश्न हमारे पास आया हुआ है, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है। एक सेकंड, कभी कभी सवाल जो है काफ़ी तेज़ी के साथ निकल जाते हैं।
ज़रा इनका प्रश्न लेते हैं। और इनका प्रश्न जो आया है मैम वो डिफेंस शेयरों को लेकर के है, और ये जानना चाहते हैं राजेश जी की एंट्री प्राइस क्या होनी चाहिए अगले 3-4 महीनों के लिए मझगांव डॉक और एचएल में। तो खैर सवाल तो इनका एंट्री प्राइस को लेकर के है, लेकिन बड़ी संख्या में हमारे दर्शक जो है जो रेगुलर हमें सवाल भेज रहे हैं उनकी पोजीशन भी हायर लेवल पे काफ़ी फंसी हुई है, मझगांव डॉक हो या फिर एचएल हो, इन दोनों ही शेयरों पे। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले मझगांव डॉक पे ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या अभी बने रहें जो लोग हायर लेवल पे फंसे हैं, क्योंकि अब रिकवरी आनी शुरू हो रही है, और फ्रेश एंट्री के लिए क्या ये लेवल सही है? ये लेवल सही नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए। देखिए थोड़ा मैं ऊपर का लेवल दूंगी फ्रेश एंट्री के लिए, वो है 4200 का। अभी ऐसा लगेगा कि ऊपर के लेवल पे खरीदने को कह रहे हैं, लेकिन क्या होता है चार्ट्स में कुछ एक लेवल ऐसे होते हैं जो बार बार रुकावट क्रिएट करते हैं स्टॉक के ऊपर के मूवमेंट के लिए। लेकिन अगर वो रुकावटें क्लियर करके स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है तो कन्विक्शन और विश्वास ज्यादा आता है कि ये स्टॉक यहाँ से अप बढ़ेगा। तो 4200 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये बार बार वहां से पलटने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो एक रुकावट का लेवल है। तो अगर नई एंट्री करनी है तो एक बार 4200 तक जाने दीजिए। 4200 तक गया तो ये भी एक कंफर्मेशन आएगी कि हाँ अब इसमें स्थिति सुधर रही है, क्योंकि आज के दिन के अकेले मूवमेंट से हम ये आइडिया नहीं लगा पाते कि ये जो स्थिति सुधरी है ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि सिर्फ एक दिन का फिनोमिना है। तो पहली चीज तो ये नई एंट्री अभी नहीं करनी है। ऊपरी स्तरों पे 4200 के ऊपर अगर ये टिक गया, उसके ऊपर के क्लोज देने लगा, फिर हम ये नई एंट्री के लिए भी मानेंगे कि ये कैंडिडेट तैयार हो गया है। थोड़ा ऊपर रहेगा लेकिन श्योरिटी ज्यादा रहेगी। अब जिसने लिया है वो क्या करें, वो बेहिचक होके होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं लगती है। अभी इसमें बने रहने की ही सलाह है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये 3840 के स्तर पे बार बार ले रहा है। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन 3830 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3830 का स्टॉप लॉस, और टाइटली होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। पहला टारगेट तो मैं 4200 का ही दूंगी, क्योंकि बड़ा रेसिस्टेंस है, वहां से ये बार बार पलटता है। तो वो अगर स्तर पार हुआ तो 4350 के लेवल्स पे हमें देखने को मिलेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है, नई एंट्री अभी ना। नई एंट्री अभी ना लें, ये फिलहाल के लिए एचएल पे सलाह जो है निकल करके आती हुई। एचएल के लिए बोला ना, मझगांव पे आपने बोला ये? नहीं नहीं, मजगांव के लिए मझगांव बोला पे मैंने जी। एचएल पे मैम क्या व्यू होगा? एचएल में भी हमने देखा कि आज अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। वहाँ पे अभी क्या स्थिति होनी चाहिए? और अभी का अगर हम देखें, आज 1% की तेज़ी 4120 का लेवल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखिए एचएल और मजगांव, पहले तो दोनों चार्ट्स को जब देखा तो मजगांव का चार्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो अभी हमने इतनी देर तक बातचीत की मजगांव में, वहां पे ज्यादा अच्छा चार्ट का फॉर्मेशन है। तो 4200 का लेवल मजगांव में जरूर ध्यान रखें। एचएल की बात करें तो ये तो अभी दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। इसमें अभी भी साइन ऑफ रिकवरी इतने नहीं आए हैं। दायरा क्या बना हुआ है, 3900 से 4500, बड़ा दायरा है, 600 पॉइंट का दायरा है, लेकिन ये उसी के बीच घूमता हुआ नजर आएगा। तो नई एंट्री के लिए अभी इसको थोड़ा सा हम दूर रखते हैं। इसमें नई एंट्री के अभी मौके लग नहीं रहे, लेकिन लिया हुआ है उनके लिए बड़ा सवाल है क्या करें। तो होल्ड ही करना है स्टॉप लॉस के साथ। अब स्टॉप लॉस जो आता है वो अभी तो 3900 का आ रहा है इनिशियली। तो 3900 के स्टॉप लॉस के साथ जिन्होंने लिया है वो वेट करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि जिस दिन ये 4500 का लेवल पार करा तब जाके इसमें कंफर्मेशन आएगी। थोड़ा सा अभी दूरी है इसमें जो कंफर्मेशन आने की, लेकिन मजगांव में 4200 का ही लेवल है। तो वो चार्ट अच्छा है, उस पर जरूर नई एंट्री की जा सकती है जो लेवल्स दिए गए हैं। इसमें सिर्फ बने रहने की सलाह है, नई एंट्री की सलाह नहीं। ठीक है मैम, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई मझगांव डॉक और एचएल को लेकर के। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मिट्ठू साहिल जी की, जो शिकायत है वो भी सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि सर कब से मैं मैसेज कर रहा हूँ पर एक भी दिन मैसेज मेरा नहीं लिया गया है, प्लीज़ कृपा करो विपुल सर। मिंटू आसाम से बोल रहे हैं। तो पहले तो मिंटू जी माफ़ी चाहेंगे कि आपका सवाल अभी तक नहीं लिया गया है। आपका सवाल आज ही ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ अभी एक सवाल लेते हैं, एनएचपीसी पे बात कर लेते हैं। 600 शेयर इनके पास हैं, 90 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, और जो है जानना चाहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। एनएचपीसी में भी आज अच्छी खासी रिकवरी है, 2.25% ऊपर 80 का भाव देखने को मिल रहा है। 90 पे इन्होंने लिया हुआ है। पहले तो 90 से 100 के बीच में थकाया इसने, और अब जो है 80 के नीचे से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस रैली में 90 तक जो इनकी खरीद का भाव है वो आता हुआ दिखाई देगा? मैम आपकी सलाह क्या रहेगी एनएचपीसी को लेकर के अभी? जी बिल्कुल, एनएचपीसी के साथ भी यही चीज हुई है कि नतीजे अच्छे नहीं आए।
तो एनएचपीसी में वो एक पहले मैं कारण बताऊंगी कि क्यों नहीं चला, क्योंकि कितनी बार हमारे दर्शक इसीलिए कंफ्यूज होते हैं, लिया लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा। तो हर स्क्रिप्ट का कुछ ना कुछ कारण रहता है, और एनएचपीसी के पीछे कारण यही था, नतीजों में बहुत बड़ा डिग्रोथ था, 50% का डिग्रोथ था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो नतीजे दिए थे। अब दूसरा सवाल ये है कि करना क्या है। तो देखिए, नई एंट्री तो ना करें, क्योंकि अभी नतीजे अच्छे नहीं आए, तो अब मार्केट क्या चाहेगा कि अगले नतीजों पे हम देखेंगे कैसा होता है। तो नई एंट्री के लिए रुक जाए, 90 पे लिया हुआ है उनको तो होल्ड ही करना है, और होल्ड करेंगे 70 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें अगर तेजी भी लौटी तो पहला लेवल ये 85 को टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन 85 के ऊपर अगर ये टिक गया तो फिर 90 तक के आने के चांसेस ब्राइट बन जाते हैं। तो वहां पे हमारे व्यूअर की जो इन्होंने ये क्वेरी भेजी है, उनका ये कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा, तो फिर नुकसान कम होगा। मेरे हिसाब से नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाएंगे, लेकिन होल्ड करना है और कुछ समय तक इंतजार करिए, एटलीस्ट महीना भर तो मान ही लीजिए, क्योंकि नतीजे जब तक अच्छे नेक्स्ट नहीं आते तब तक मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। ये जरूर हो सकता है कि कुछ न्यूज आए तो उसकी वजह से ऊपर नीचे हो, लेकिन आप पेशेंटली होल्ड करिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, और बने रहिए। पहला टारगेट 85 और उसके बाद 90 का दूसरा लेवल। ठीक है मैम, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई यहाँ पर एनएचपीसी को लेकर के दो पावर स्टॉक पे और प्रश्न आ गए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 1150 से ज़्यादा दर्शक हमें इस समय लाइव, बल्कि 1200 दर्शक जो है वो हमें इस समय लाइव जो है यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे ऐप पर भी लगातार जो है दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आज की इस शार्प रिकवरी में आप सब हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी से निवेदन है, जितना हो सके इसके लिंक को हमारे जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, अपने ऑफिस के कलीग के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके और इस रिकवरी में लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन, गलत शेयरों में एंट्री करने का मौका ना मिले। तो ये आप लोगों से निवेदन है। चलिए, इस बीच राहुल चौधरी जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं मेरे पास आरईसी लिमिटेड के 210 शेयर हैं और इन्होंने आरईसी लिया हुआ है 510 रुपये के भाव पर। 510 पे लिया हुआ है, 516 का भाव है, तो प्रॉफिट में है ये यहाँ पर। ये बड़ी अच्छी बात है, कम दर्शक आजकल प्रॉफिट में मिलते हैं। आप प्रॉफिट में हैं, पहले तो मुबारकबाद हो, लेकिन आपका नज़रिया हमें नहीं पता। मैम, क्या सलाह रहेगी? 3% ऊपर ये 6 रुपये बन रहे हैं इनके पर शेयर। कहाँ तक जा सकता है इस रिकवरी में आरईसी का शेयर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही बोला, ऐसे मार्केट में पहला आई थिंक अभी तक ऐसे हमारे व्यूअर जुड़े हैं जिनको कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो बड़ी बात है। अब आरईसी की यहाँ पे बात करें तो रिजल्ट्स म्यूटेड थे, सिर्फ 6% की ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट के अंदर, तो बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी चाल पकड़ेगा वो भी इतना नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए। एक बार ये पूरी कोशिश करेगा 535, 530, 35 तक जाने की, तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस का लगा लीजिए। किसी भी वजह से मार्केट पलटा तो आपका लॉस नहीं होगा। आप अगर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में रहेंगे। तो अभी कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाते हुए पोजीशन को होल्ड करिए। इनिशियल टारगेट 535, लेकिन अगर वो स्तर पार हुआ तो 555 के लेवल देखने को मिलेंगे। ये स्टॉप लॉस मैं सिर्फ जिनकी क्वेरी है उनके लिए दे रही हूँ, लेकिन बाकी कोई व्यूअर जिन्होंने ऑलरेडी आरएसी दिया हुआ है उनके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस 480 का आता है। हमारे व्यूअर जिनके लिए हमने स्टॉप लॉस पहले वाला दिया था, क्योंकि वो जी, ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, तो उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी बताई गई है, लेकिन बाकी लोग 480 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, नई पोजिशन ना। नई पोजीशन ना लें। नागराज जी का सवाल ले लेते हैं। नागराज जी कह रहे हैं कि टाटा पावर के शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 470 रुपये के भाव पर इनके पास हैं, और भी इन्होंने कुछ एक शेयर भेजे हैं, लेकिन अभी सर बहुत लोग हैं तो कोशिश ये करते हैं कि उनके प्रश्न पहले शामिल कर ले। तो ये 470 के भाव पे नागराज साहब ने लिए हुए हैं, और अभी इनका नज़रिया हमें नहीं पता कि ये कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 413 के आसपास का है। आज इसमें भी 2.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। मैम, क्या सलाह रहेगी? 470 पे लिया हुआ है, 413 का भाव है, करीब 59-60 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है। नज़रिया हमें नहीं पता कब तक होल्ड कर सकते हैं। जी, नजरिया मेरे हिसाब से इनको रखना पड़ेगा 1-2 महीने तो आराम से। हमें पता नहीं है, लेकिन जो चार्ट बोल रहा है वो उस हिसाब से मैं अभी बात कर रही हूँ, तो 1-2 महीना तो रुकना ही पड़ेगा 470 की कॉस्ट प्राइस जो इनकी है उसको देखने के लिए।
दूसरी तरफ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसने पकड़ा हुआ है 395 का, 2 हफ्ते का लो है, जी जिसे हम कहते हैं कि डबल बॉटम फॉर्मेशन है। तो जब डबल बॉटम फॉर्म होते हैं किसी लेवल पे, तो वो बड़ा सपोर्ट हो जाता है, वो इतनी मजबूती से टूटता नहीं है, मजबूत सपोर्ट होता है। तो 395 के सपोर्ट से अभी तो होल्ड कर लीजिए, क्योंकि 470 की प्राइस अभी दूर है, निकलने की कोई जरूरत नहीं है, लॉस बड़ा हो जाएगा। तो 395 की कॉस्ट प्राइस से होल्ड करना है। पहला टारगेट हम 430-35 का दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर गया तो फिर 450 से 465 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ एक लेवल्स हैं जो पहले आएंगे, अगर ये सब पार हुए तो 470 फिर आएगा। पर आपको होल्ड करना है सर, 1-2 महीने का नजरिया रख लीजिए, 395 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 395 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये सलाह निकल करके आती हुई। राजू डे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। राजू जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं राजू जी? हाँ सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, सब भालो? सब बढ़िया है सर। सब बढ़िया। मेरा ये बहुत दूसरा कॉल है, मैंने पहले भी एक बार कॉल किया था। अरे बहुत अच्छी बात है जी। क्या अब मेरा सवाल है? एक सवाल था, दो चीज के ऊपर सवाल था सर। जी बताइए। एक तो मेरा केएम शुगर मिल का है। जी कौन सा? वो 500 शेयर है, 38.50 रुपीज का। 38.50 और, किस रेट पर लिया है सर? 38.50 ना? हाँ सर, और एक है जीएसपीएल का। जीएसपीएल किस रेट पर लिया हुआ है? हाँ, जीएसपीएल मैंने जब डाउन हुआ था बहुत तब लिया था, 200 शेयर लिया था। 100 शेयर तो मैंने 455 में बेच दिया जी। और 100 पकड़ के रखे थे, लेकिन वो तो अभी बहुत डाउन चल रहा है। तो किस रेट अभी पर है क्या सर? करना है? रेट क्या है आपका? अभी 288 के प्राइस में है मेरा। 288? हाँ हाँ 288 ठीक है, तब भी आप प्रॉफिट में हैं यहाँ पर। और आपने लिया हुआ है केएम शुगर मिल, वो 38 पे लिया हुआ है, वहाँ पर आपको 6 रुपये पर शेयर का, इसको सही कर दिया, 288 पे लिया हुआ है इन्होंने। और केएम शुगर मिल्स इन्होंने लिया हुआ है 38 रुपये 50 पैसे के भाव पर। यहाँ पर इनको 6 रुपये का नुकसान हो रहा है। चीनी में वो तेज़ी नहीं रही, और उसमें भी इन्होंने क्योंकि केएम शुगर लिया हुआ है, तो यहाँ पर वैसे ही अंडर परफॉर्मेंस पिछले 6 महीनों में करीब 13% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। पूरे साल ये शेयर नहीं चला है। मैम आपकी सलाह क्या रहेगी? 5-6 रुपये का नुकसान है एक बार के लिए, क्या नुकसान बुक करना चाहिए? देखिए, केएम शुगर मिल के नतीजे तो आ चुके थे, और मैं अगर बात करूं नतीजों की, तो नतीजों में तो कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं आया था। तो जी वही हम जो चर्चा कर रहे हैं कि अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर मार्केट उसी हिसाब से स्टॉक को भी अपना रुख दिखाता है स्टॉक लेके। तो सबको मैं यहाँ पे एक विनती करती हूँ कि प्लीज नतीजे जरूर देखें। बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, सब कंपनियां नतीजे पेश करती हैं और उनका सबके नतीजे आते हैं। तो एक हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने जिस स्टॉक में एंट्री की है वो फंडामेंटली कैसा है। तो एक चीज वो मैं बताना चाहूंगी। अब अगर हम केएम शुगर मिल्स की यहाँ पे बात करें, नतीजे क्योंकि इतने अच्छे नहीं थे, तो बिल्कुल ये स्टॉक उसी हिसाब से चला भी नहीं। और अभी क्या करना है, तो होल्ड कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ चार्ट को जो देख रही हूँ वो ठीक ठाक लग रहे हैं। तो इस लेवल पे एग्जिट ना करें, मुझे लगता है ऊपरी मौके देगा ये एग्जिट करने के, तो तब हम कर सकते हैं, क्योंकि 35 तक की चाल भी ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो सर को अपनी पोजीशन होल्ड करनी है 29 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 29 का एक स्टॉप लॉस बना ले, 35 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और वहां पे अगर ये आ जाता है तो एक बार पोजीशन वापस रिव्यू करा ले। तो ये भी एक कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, 38.50 की है। दूसरा ठीक। सवाल जीएसपीएल पे इन्होंने अपना बताया था। जी अब जीएसपीएल की बात करें, तो ये स्टॉक तो वीक ही लग रहा है। इनफैक्ट आज भी कुछ ज्यादा दम नहीं दिखा पाया। इतना मार्केट में रिकवरी आई, लेकिन ये बहुत छोटी मोटी ही रिकवरी दिखा पाया। तो जीएसपीएल में अभी भी दम नहीं है सर। मुझे लगता है कि ये 288 के रुपीस पे इन्होंने 288 पे लिया है। विपुल जी, क्या कॉस्ट प्राइस 288 ही है? जी 288 पे लिया हुआ है, और ये एक बार 450 के आसपास निकल भी चुके हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। कुछ शेयर इनके पास अभी बचे हुए हैं, वो अब नीचे आ रहे हैं, उसको लेकर के परेशान है। तो परेशान होने जैसा तो नहीं है, क्योंकि अभी भी मुनाफे में है। 288 पे लिया है, 328 भाव चल रहा है सर। जीएसपीएल में आप आधी क्वांटिटी में मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि जीएसपीएल के चार्ट इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अभी जो मुनाफा आ रहा है वो ही अच्छा रहेगा।
तो आधी क्वांटिटी में तो बिल्कुल जो भी आपकी क्वांटिटी है उसमें पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करिए, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, सो अच्छी बात है। और बाकी की जो भी पोजीशन है उसको भी अगर होल्ड करेंगे तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। बाकी ये चार्ट अभी वीक ही लग रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये लेवल तोड़ दिया आज या आने वाले दिनों में 320 का, तो और गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो या तो 320 का लेवल टूटता है तो सारा मुनाफा वसूल करके एक बार निकल जाए, ऐसा नहीं है कि ये कभी बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन हम सेफ हो जाएंगे, फिर बाद में वापस से खरीदारी कर सकते हैं अगर नतीजे बढ़िया है, फंडामेंटल्स में कुछ सुधार आया है तो। ठीक है मैम, तो ये रहा है आपके लिए फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई जीएसपीएल को लेकर के। इस बीच पुष्पक कुमार जी कह रहे हैं सर एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर, वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में। आस्था जी पूरी तैयारी के साथ जो है आज आई हुई हैं और उस पर डिटेल में हम बातचीत करेंगे आपके साथ। इस बीच राहुल अग्रवाल जी कह रहे हैं हेलो विपुल सर, आई एम रेगुलर व्यूअर एंड आई लव द शो, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। राहुल जी कह रहे हैं कि लव फ्रॉम सिंगापुर, बहुत बहुत थैंक यू सर कि आप सिंगापुर से प्रोग्राम देख रहे हैं। कह रहे हैं कि नॉलेज के लिए आई वांट टू नो कि अगर कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है बट इंडस्ट्री पी से कम है तो क्या लेना चाहिए। इम्पॉर्टेंट सवाल है। बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि वैल्यूएशन हाई लगती है, लेकिन जब हम उसी सेक्टर की बाकी कंपनियों को देखते हैं तो उनसे वैल्यूएशन कम लगती है या उससे वैल्यूएशन कम है। तो ऐसे में क्या उस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये थोड़ा सा अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं इस पर मैम। देखिए, ओवर वैल्यूड तो वो स्टॉक होगा ही नहीं अगर वो इंडस्ट्री पीई से या अपने पीयर्स से उसका पी मल्टीपल कम है। तो एक चीज तो आप देखिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री में अलग पी मल्टीपल चलता है। आज अगर हम आईटी की बात करें तो वहां का पी मल्टीपल पूरा अलग होता है। आज हम अगर बैंकिंग की बात करें तो वहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखा जाता है, वो एक अलग चीज पे चलता है, मेटल्स में अलग चलता है। तो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक से अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक कम है तो वो ओवर वैल्यू तो नहीं ही कहलाया जाएगा, पहली चीज। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताती हूँ, अगर कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाई है अपने नतीजों में, तो फिर वो जो भी प्राइस टू अर्निंग है सिर्फ हम उसी पैरामीटर को देख के कि ये कम है अपने पीयर्स से या इंडस्ट्री से तो ये सस्ता मिल रहा है इसलिए ले ले, वो एक केस कभी नहीं करना है। क्योंकि फाइनेंशियल्स अच्छे होने बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल में ग्रोथ आएगी तो वो कंपनी भी चलेगी, फिर उसका चाहे प्राइस टू अर्निंग बढ़े तो बढ़ने दीजिए। लेकिन अगर फाइनेंशियल में ग्रोथ नहीं है और स्टॉक सस्ता मिल रहा है सिर्फ इसलिए कि हमें सस्ता मिल रहा है हम खरीद लेते, मुझे लगता है वो कभी भी ना करें, बेटर रहेगा। क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं आई तो वैल्यूएशन और टूटेंगे, स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखें, सिर्फ प्राइस टू अर्निंग पे ना देखें, बाकी भी पूरी परफॉर्मेंस देखिए, फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे हैं, नतीजे कैसे दे रही है, प्रमोटर बेस कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है, सबको देख के फिर एक अपना व्यू बना के किसी भी स्टॉक को खरीदे। सिर्फ एक पैरामीटर को पकड़ के कभी भी स्टॉक में एंट्री ना करें। चलिए, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, किसी एक पैमाने को रख करके अपना निर्णय खरीदारी का मत लिया कीजिए। सर्वेश कुमार जी कह रहे हैं कि सर वारी एनर्जी इन्होंने 3109 पर लिया हुआ है, अभी क्या करें। तो वारी एनर्जी के नतीजे आए हैं, नतीजे सुस्त रहे हैं और उस सुस्ती का असर हम देख रहे हैं कि आज जो है शेयर में 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इसको और डिटेल में भी हम बजिंग स्टॉक्स में भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सवाल था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया सर्वेश जी का। मैम क्या करना चाहिए, चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं वारी एनर्जीज़ के। हालांकि लिस्टिंग है, नतीजे थोड़े से सुस्त रहे हैं, आज 4% टूटा हुआ है, 3100 के ऊपर की इनकी खरीद है और शेयर अभी 2986 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए, बिल्कुल, मैंने जैसा बोला कि नतीजों पे सबसे ज्यादा दारोमदार रहता है किसी भी स्टॉक के बढ़ने या घटने का। अब अगर मैं नतीजों की ही बात करूं तो यहाँ पे नतीजे बहुत सुस्त तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ईयर ऑन ईयर पे रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ है। मैं ये अगर मैं हाफेली से करूं और क्वार्टरली में भी 3% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 14% की ग्रोथ है जो Q2 के नतीजे हैं लास्ट ईयर Q2 से। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 17% की ग्रोथ है। तो बहुत सुस्त नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक बढ़ा और जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब के नहीं है नतीजे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये करेक्शन होने के यहाँ पे अगर चांसेस है। लेकिन 3100 पे लिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा ये करेक्ट हो, क्योंकि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, जिस तरह की ग्रोथ मानी जा रही थी वो नहीं आई। तो सिर्फ वही मैं एक बात कहूंगी कि होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, निकले ना, क्योंकि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं थे।
ठीक है मैम। इस बीच जो है कांति नगर साहब का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं हेलो मनी नाइन, आई है बजाज हाउसिंग 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 140। और चेन्नई पेट्रो पे भी आपका सवाल है। चेन्नई पेट्रो हमने डिस्कस कर लिया है सर। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का 2 साल का इनका नज़रिया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। अभी मुझे क्या करना चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर हम देखें तो 128 के आसपास ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने 140 पर लिए हुए हैं। 1000 शेयर इनके पास हैं मैम। 12 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म का व्यू है, लंबे समय तक ये इसे होल्ड कर सकते हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या अभी होल्ड करें? नतीजे जो है ठीक आए थे इसके, 21% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अभी क्या करना चाहिए 2 साल के नज़रिए के साथ? देखिए 2 साल का नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करना ही रिकमेंडेशन आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। लेकिन एक चीज जरूर शॉर्ट टर्म में ध्यान रखना है कि ये 125 के नीचे गया तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो वो भी एक जरूर ध्यान में रखें कि 125 का लेवल टूटा तो फिर ये थोड़ा सा और वीक हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अब तक का लो है। अगर इस तरह के लोस टूटते हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं कन्विक्शन स्टॉक को लेके नहीं है, मार्केट कुछ और सेंस कर रहा है, जो हो सकता है कि स्टॉक को फर्दर यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ ले जाए। तो ये शॉर्ट टर्म का व्यू है, बट लॉन्ग टर्म में आपको होल्ड ही रखना है। तो 2 साल का नजरिया इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे वॉलेटाइल मूव्स आ सकते हैं। होल्ड करिए 2 साल के नजरिए से। लेकिन किसी का सिर्फ शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो वो 125 का लेवल को क्लोजली वॉच करे, उसके नीचे क्लोज हो तो थोड़ा सा वीकनेस गहरा सकती है। ठीक है मैम। तो ये राय जी। फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है अगले दर्शक जस्टिस फॉर आयशा एंड साफिया के नाम से इन्होंने अपना यूट्यूब आईडी बनाई हुई है। और इनका सवाल है 47 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं रिलायंस पावर, 1200 शेयर लिए हुए हैं। क्या करूं ये जानना चाह रहे हैं। सर जितनी वॉलेटिलिटी इस शेयर में है, थोड़ा बीपी हाई लो अगर जिसका मतलब बहुत तेज़ी से होता हो तो फिर इस शेयर से दूर थोड़ा सा रहना चाहिए। 47 पे लिए हुए हैं आपने, आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे और नीचे जा रहा था शेयर काफ़ी तेज़ी के साथ। मैम आर पावर लिए हुए हैं, 12 रुपये के नुकसान पे है। क्या होल्ड करें या फिर एक बार के लिए एग्जिट कर लें यहाँ से? आज अपर सर्किट लगा हुआ है शेयर में। देखिए ये स्टॉक में लॉसेस तो दिखा रही है कंपनी अभी भी। तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर जरूर देखने का। इंडस्ट्री बढ़िया है लेकिन फंडामेंटल्स में अभी भी लॉसेस हैं। दूसरी तरफ ये स्टॉक कभी कभी सर्किट टू सर्किट भी चलता है, जैसा कि हमने पिछले कुछ इंस्टेंसेस में देखा। मेरे हिसाब से 8 नवंबर और 9 नवंबर को भी 8 और 11 नवंबर को भी यही हुआ था, सर्किट टू सर्किट था। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा सावधान रहे, सतर्क रह के काम करें। अभी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इस काउंटर पे। लेकिन अभी मुझे इनिशियली एक बार जो लेवल लग रहा है वो 38 तक लग रहा है। 38-39 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर इनिशियली। तो वहां तक की चाल दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखेंगे पोजीशन पे वो 33 का रखें। चलिए, तो यहाँ पर 33 का एक स्टॉप लॉस लगने की सलाह दी जा रही है। अनवर शेख साहब का सवाल है। अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि हेलो, कहाँ गए अनवर शेख साहब? हेलो सर एंड मैम, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 5-6 साल का व्यू है। अभी बहुत से स्टॉक्स जो है वो 10 से 30% तक डाउन हैं। अब ऐसे में क्या इनमें एवरेज करना ठीक रहेगा या और वेट करें? लंबी फहरिस्त आपने भेजी है सर, लेकिन इरेडा पे बात कर लेते हैं। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे आईओसी पे भी बात कर लें, लेकिन सब पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि सवाल ज़्यादा रहते हैं। इरेडा को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे मैम, ये कि अभी इनको क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें, ये शेयर ने 192 पे आता हुआ फिर से 200 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 2.5% ऊपर। और इनकी खरीद का भाव तो हमें नहीं पता है, लेकिन नज़रिया इनका पता है। लॉन्ग टर्म व्यू है, 3-4 साल 5 साल के लिए इनका नज़रिया है। तो क्या पड़े रहें फिर आँख बंद करके? बिल्कुल लॉन्ग टर्म में तो कोई दो राय नहीं रहती विपुल जी, स्टॉक्स में होल्ड करने का ही सलाह रहता है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेजर सपोर्ट 186 के लेवल से ये थोड़ा सा ऊपर गया है। तो 184 पे मेजर सपोर्ट था तो उसने वही सपोर्ट पकड़ा है। मेरे हिसाब से अभी इसमें होल्ड ही करेंगे और स्टॉप लॉस 172 का रखेंगे। तो 172 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। इनिशियली स्टॉक कोशिश करेगा 210, 208 से 211 तक जाने की। जी, चलिए इस बीच अगला प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है मैम, इस बीच सवाल इनका थोड़ा सा मिस हो गया है
और प्रतीक गुप्ता जी का सवाल है, इन्होंने सुजलॉन के शेयर लिए हुए हैं 7 रुपये के भाव पर और कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं 5 से 10 साल और होल्ड कर सकता हूँ। 7 रुपये पे लिया हुआ है, 86 का भाव देखा, अभी भी 5 से 10 साल होल्ड कर सकते हैं। प्रभु, मतलब क्या ही कहा जाए आपको, वाकई में ऐसे निवेशक बहुत कम मिलते हैं और 5-10 साल का नज़रिया अभी भी है। 7 रुपये से लेके 86 का भाव देखने के बाद फिर नीचे भी आते हुए देखा इन्होंने, तभी इनका मन नहीं डगमगाया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम? अभी बजरिंग में भी डिस्कस करेंगे सुजलॉन थोड़ा सा। देखिए, टिप्पणी इसको बने रहने की है और अभी इनिशियल टारगेट्स मैं सिंपल से जो देती हूँ वो 66 67 के रहेंगे और होल्ड करिए। और जो नजरिया है वो तो इतना बढ़िया है कि उसके तो टारगेट्स भी अभी देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी तेजी आएगी वापस से। मेरे को लगता है एक बार 80-90 तक के लेवल्स तो हमें कुछ महीनों में वापस देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है। अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा फटाफट 2-3 सवालों के उत्तर ले लिए जाएं, सीधे बजिंग पे क्या रुख करना है। आरबीएनएल पे मैम आपकी राय जानना चाहेंगे। गौरव यादव जी कह रहे हैं, विपुल सर और आस्था जी को नमस्कार, मेरे पास 100 शेयर हैं आरबीएनएल के, एवरेज करते करते 505 पर आया हूँ, क्या करना चाहिए, लॉस बुक करूँ या फिर होल्ड करूँ? 6 महीने का इनका नज़रिया है। आरबीएनएल में भी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी मौजूद है और 431 का लेवल है, लेकिन इनका एवरेज प्राइस जो है वो 505 पे है, तो 70 रुपये का नुकसान अभी भी हो रहा है। 400 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल 6 महीने की नजरिए के लिए होल्ड कर लीजिए। इनिशियल टारगेट 465 470 का रहेगा, कॉस्ट प्राइस 500 के ऊपर की है। उसके बाद वो लेवल भी हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि 515 तक की फिर नेक्स्ट चाल आ सकती है। ठीक। आदर्श पांडे जी ने 100 रुपये हमें भेजे हुए हैं और आदर्श पांडे जी कह रहे हैं, हेलो मैम एंड विपुल जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? कह रहे हैं टोरेंट पावर और अदानी ग्रीन में कहाँ तक और कितनी गिरावट आ सकती है? मेरे पास दोनों ही शेयर हैं, 150 शेयर, 150 शेयर, और अच्छा खासा लॉस भी है मुझे। तो ये जानना चाह रहे हैं क्या और टूटेगा? टोरेंट पावर और अदानी ग्रीन, ये दो इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। टोरेंट पावर अगर हम देखें तो अभी जो है आधे फीसद के आसपास की आज बढ़त देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। क्या टिप्पणी रहेगी मैम टोरेंट पावर को लेकर के? देखिए, टोरेंट पावर में अगर थोड़ी गिरावट और आई तो पॉसिबिलिटी है कि 1480 तक जाए, यानी कि 100 पॉइंट और अगर आई तो इसका मतलब ये ना माने कि यहाँ से लग ही रहा है, लेकिन अगर आती है तो क्योंकि इनका सवाल ही ये था कि कहाँ तक गिरावट रहेगी, तो मेरे हिसाब से 1475 80 से नीचे नहीं ये काउंटर जाएगा। तो अगर किसी भी वजह से खराब भी होता है तो वहां पे एक बड़ा सपोर्ट है, वो शायद होल्ड होगा। दूसरी तरफ अदानी ग्रीन की अगर बात करें तो अदानी ग्रीन के जो चार्ट्स हैं वो अभी भी इतने वीक अच्छे नहीं लग रहे हैं। टोरेंट पावर बेटर पोजीशन में है। अदानी ग्रीन में अगर 1400 का स्तर टूटा तो फिर वीकनेस और ज्यादा गहरा सकती है। तो दोनों के में से बेटर टोरेंट पावर का चार्ट है, लेकिन मैंने दोनों में ही नीचे के लेवल, क्योंकि इनकी सवाल सिर्फ कहाँ तक गिरने तक का है, वहां पे एक उम्मीद जताई है कि वहां तक जा सकते हैं।